हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स जूनियर। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रैपिड रिवीजन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है साइंस का। अब बहुत बच्चे कह रहे थे सर एक रैपिड रिवीजन हो जाए, वन शॉट रिवीजन तो हो गया, मतलब हमारे पास टाइम कम है, तो क्या आप आधे घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज करा सकते हो? आंसर इज यस। तो ऑन डिमांड मैं ये चीज लेकर आया हूं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, दो चीज बताऊंगा बल्कि। देखो, कुछ यहाँ पर नोट्स है। नोट वन, कि इस पूरे चैप्टर का रिवीजन जो मैं आज करवाने वाला हूं वो बहुत फास्ट रहने वाला है, तो बहुत सारी चीजें मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, ऊपर ऊपर से ही बता पाऊंगा। तो जिसको भी नोट नंबर 2 पे आ जाओ, जिसको भी पूरा डिटेल लेक्चर चाहिए वो हमारे चैनल पे जाके देख लो, 2 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कराया हुआ है वन शॉट रिवीजन से। ठीक है, तो वो वहां पर जाके देख लो। जिसको रैपिड रिवीजन देखना है वो यहाँ पर आ जाओ अपने साथ में। और एक और बात, हाँ, एक पेपर लेकर जरूर बैठना, क्योंकि अभी जो मैं आपको बताऊंगा ना उसमें शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, कम से कम हेडिंग हेडिंग तो लिखो ताकि आपको याद रहे। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोरोजिटी, कोरोजन और रेंसिडिटी, ये सब मैं आपको करवाऊंगा आज। चलो, सबसे पहला टॉपिक हमारा आ जाता है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है एक्चुअली में? तो देखो, केमिकल रिएक्शन मतलब क्या है? जब हमारा कोई रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे हो, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हो, एक बना रहे हो या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट के थ्रू प्रोडक्ट बनना चाहिए, यानी केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। जैसे मैं लिखूं H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, पूरा बैलेंस करके लिख दिया है। तो यहां पर देखो, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो यानी कि ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो कोई भी A+B गिव्स C, इस टाइप का कोई भी रिएक्शन लिखी है, मतलब जहां पर दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, या एक प्रोडक्ट भी अगर टूट रहा है दो रिएक्टेंट में, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। है ना, ये भी हो सकता है। अभी आप केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़ेंगे ना, जब कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन, तो आप समझोगे। ठीक है, लेकिन आपको बेसिकली समझ आ गया ना। अब इसके कुछ पॉइंट्स है, इसमें क्या क्या होना चाहिए? इसकी केमिकल स्टेट चेंज होनी चाहिए। तो अब केमिकल स्टेट क्या होती है, फिजिकल स्टेट क्या होती है, एक बार उस पर ध्यान दे लो। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब देखो, केमिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज क्या है, इजी वे में समझाऊं। वाटर है, वाटर को अगर आप पानी को फ्रीजर में रख दो और उससे जमा दो, अब क्या होगा? जल्दी से वो जमेगा नहीं, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन जब थोड़े टाइम बाद आप देखोगे वो बर्फ बन चुका होगा। अब उसी बर्फ को अगर मुझे दोबारा लिक्विड में लाना है तो मैं क्या करूंगा? उसको बाहर दे जाके रख दूंगा आधे से 1 घंटे में, क्योंकि एटमोस्फेयर का जो टेम्परेचर है 25-30 डिग्री सेल्सियस, उस पे वो क्या होगा? मेल्ट होने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएगा वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? ये बर्फ का पानी हो जाएगा पिघल के। तो अब देखो, इस स्टेट में जब वो सॉलिड रहा और सॉलिड से लिक्विड रहा, दोनों ही केस में उसकी स्टेट तो चेंज हुई, लेकिन प्रोडक्ट नया नहीं बना, प्रोडक्ट तो वाटर ही रहा, वाटर से वाटर ही रहा ना। आइस तो एक फॉर्म है वाटर की, लेकिन कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, तो इसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। यहाँ इसकी स्टेट चेंज हुई, यानी वाटर चाहे लिक्विड में चेंज हो जाए, गैस बन जाए, या फिर वो सॉलिड बन जाए, यानी कि आइस क्यूब बन जाए, लेकिन वो रहेगा तो वाटर ही, तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। अब केमिकल चेंज क्या है? जैसे कंबशन। कंबशन यानी कि आप लकड़ी जलाते हो, आपने देखा होगा ना सर्दी में हाथ सेकने के लिए, तो यहाँ पर कंबशन रिएक्शन होती है, क्योंकि एयर से रिएक्ट होता है। अब ये आप आगे पढ़ोगे, जब मैं आपको कंबशन बताऊंगा, ये वाला पार्ट भी आप क्रोजन में पढ़ोगे, कि क्यों हम कील डालते हैं किसी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज इसलिए होता है क्योंकि वहां कोरोजन होता है। कोरोजन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये एक केमिकल चेंज है, ये मैंने आपको बता दिया। तो केमिकल चेंज क्या है? जब हमारी कोई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही होती है, यानी कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, तो उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं, जिसमें कोई रिएक्शन हो। जैसे रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। फिजिकल चेंज जिसमें सिर्फ उसका कलर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। तो जिसमें नया सब्सटेंस बनेगा वो केमिकल चेंज, जिसमें नहीं बनेगा वो फिजिकल चेंज। सिंपल। अब आ जाते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या है। देखो, जल्दी जल्दी कर रहा हूं, मुझे पता है मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, लेकिन चलना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशन होती है केमिकल रिएक्शन को कैसे हम प्रदर्शित करेंगे। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, या फिर क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, तो बहुत बड़ा हो गया ना, मुझे बहुत ज्यादा लिखना पड़ा। जैसे यहां पर देखो,
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है एक तरीके से केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको अगर मुझे केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ऑक्सीजन है ना तो O2 होगा। अब देखो इसको बैलेंस भी कर सकते हैं रिएक्शन को, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बैलेंसिंग वाला पार्ट अभी आने वाला है, मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करो। जैसे यहाँ लिखा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। पूरी एक लाइन लिखोगे आप? नहीं, सिंबल से सीधा लिखवाओ ना। कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 प्लस क्या करना है? जिंक डस्ट यानी कि Zn गिव्स क्या मिल रहा है? जिंक सल्फेट और कॉपर, तो ये बन गया ZnSO4 प्लस कॉपर। और ये एक तरह की हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी पार्ट होता है, अभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से केमिकल इक्वेशन है, यानी कि रिएक्शन को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहले तो हमने केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया, सिंबलिक फॉर्म में, अब उसको बैलेंस करके भी तो लिखना होगा, तभी तो वो सही है। अगर मैं ऐसे ही लिख दूंगा तो वो तो गलत हो जाएगी। अब जैसे ये लिखा है Zn प्लस H2SO4, तो ये होगा ZnSO4 प्लस H2। तो यहां पर हमें चेक कैसे करना है कि बैलेंस्ड है? ये देखना है कि जो हमारा मास है या फिर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। यानी हाइड्रोजन के अगर यहाँ 2 एटम है ना, तो प्रोडक्ट की साइड में भी 2 एटम होने चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ 2 वहां पर 1। अब सल्फेट SO4 एक है ना, तो यहाँ पर भी SO4 एक ही आना चाहिए। जिंक यहाँ पर एक है ना, तो यहाँ भी एक ही आना चाहिए। ये ऐसे हम चेक करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है Fe प्लस H2 गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। तो देख लो यहाँ 3 Fe, यहाँ पर 3 Fe एटम, यहाँ पर 4 × 2 8 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पर भी देखो 4 × O यानी 4 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? यानी मास को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, यानी कि मास क्या है? कंजर्व्ड रहता है एक तरीके से, ठीक है। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये पढ़ लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, no atoms can be created or destroyed in a chemical reaction, so the number of atoms for each element on the reactant side has to balance the number of atoms that are present on the product side. ये पढ़ लो। In the other word, total mass of the products formed in a chemical reaction is equal to the total mass of the reactant participating in a chemical reaction। यानी जो मास इस साइड है वही उस साइड होना चाहिए। ये चीज आप क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेप्स इन बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मार्क्स जो आते हैं बैलेंसिंग से आते हैं। अब इसके कुछ स्टेप्स है, ये स्टेप्स पढ़ो। स्टेप 1 कहता है राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन। पहले तो वर्ड इक्वेशन में लिख लो, ठीक है। वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखते हैं मैंने बता दिया अभी। फिर चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट बाय कंपेयरिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स। ये चेक करो कि दोनों साइड वो जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम है कि नहीं। ये अभी मैं सिखाऊंगा आपको, स्टेप पढ़ लो फिर मैं सिखाता हूँ एग्जांपल के थ्रू। स्टेप 3 कहता है इट इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन फ्रॉम द कंपाउंड विच कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मतलब पहले देखो किसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है किस साइड, फिर उसको बैलेंस करो। किसको? जहां पर एटम्स कम है दूसरी साइड को बैलेंस करो। Moreover, is convenient to first consider the element in the compound which has unequal number of atoms on two sides। अब देखो मैं ये आपको बताता हूँ, ये जो आपको इक्वेशन दी है ये वर्ड इक्वेशन नहीं है। अब इसको मुझे सिंबॉलिक में लिखना है और उसके बाद मुझे इसे बैलेंस करना है। कैसे करूंगा? जैसे यहाँ लिखा है फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखो हाइड्रोजन का सिंबल H2, क्लोरीन का सिंबल Cl2। अब बनाना क्या था? हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि होता है HCl। यही होगा, यहाँ तक क्लियर। अब मुझे इसको बैलेंस भी तो करना है, तो बैलेंस कैसे करूंगा? देखो H2 के यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 आने चाहिए, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लोरीन के यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 आने चाहिए। अब देखो पूरी की पूरी बैलेंस है कि नहीं। सेकंड वाला देखो, जल्दी जल्दी करवाना पड़ रहा है। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो यहाँ पर करेंगे BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइज होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का, ठीक है। गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंस कैसे करें? ये तो पूरा मैंने लिख दिया, अब बैलेंस कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले देखो बेरियम यहाँ पर बैलेंस है, बैलेंस है। क्लोरीन बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। सल्फेट बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। सबसे पहले इसको बैलेंस कर लो, सल्फेट और एल्यूमिनियम को। यहाँ पर 3 आ रहे हैं ना सल्फेट के, तो यहाँ पर भी 3 आने चाहिए। यहाँ SO4 का होल थ्राइस का मतलब 3 सल्फेट आए, तो यहाँ पर भी 3 सल्फेट आने चाहिए। अब देखो बेरियम का यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होते ही इसका मतलब क्या है कि 3 बेरियम एटम हो गए, तो यहाँ पर भी 3 आने चाहिए। जल्दी से देखो
ठीक है। अब 3 से यहां मल्टीप्लाई करते ही क्लोरीन कितने हो गए, 6 क्लोरीन एटम हो गए। देखो 2 इंटू 3 6, तो यहां पर भी 6 क्लोरीन एटम आने के लिए क्या करेंगे, यहां ऑलरेडी 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो पूरा का पूरा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, एल्यूमिनियम के 2 हो गए, यहां पर भी एल्यूमिनियम 2 है, कंफर्म। थर्ड देखो, थर्ड पार्ट में कह रहा है सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब देखो Na प्लस H2O करोगे तो जैसे ही बनाना क्या है, मुझे NaOH बनाना है और हाइड्रोजन यानी H2, इसको बैलेंस करो। ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो सोडियम बैलेंस है, H2O को बस हाइड्रोजन को बैलेंस करना है मुझे। यहाँ 2 आ रहे हैं, यहाँ 3 आ रहे हैं, तो अब 2 और 3 को कैसे बैलेंस करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए अब 2 और 2 4, तो यहाँ पर भी 4 आए, उसके लिए क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हाइड्रोजन एटम 2 ऑक्सीजन एटम, ये बैलेंस हो गए। बस Na को बैलेंस करना था तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ क्लियर है कि नहीं। अगर आपको इसको समझने में या आपको लग रहा हो बहुत फास्ट हो रहा है, तो आप पूरा वो जो कंप्लीट लेक्चर है ना 2 घंटे वाला वो देखो, उसमें मैंने आराम आराम से करवाया और भी ज्यादा क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये आपका टास्क है, ये आप करो और कमेंट्स में आंसर बताओ, क्योंकि टाइम कम है, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारी 5 टाइप की रिएक्शंस आएंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। अब कॉम्बिनेशन होती है जहां पर 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। डीकंपोजिशन होती है जहां पर एक ही हमारा रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में टूटे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में जो हाइयर मतलब एक तरीके से हाइयर रिएक्टिविटी वाला है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस मारता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों तरफ से आयन एक्सचेंज होता है। रिडॉक्स रिएक्शन का अलग से बताऊंगा मैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, पहले ये दोनों समझ लो इजीली। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या है, 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाए, जैसे यहाँ देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बन गया, ठीक है ना। जल्दी जल्दी समझाना पड़ेगा। डीकंपोजिशन, ये देखो एक रिएक्टेंट टूटा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, मतलब 2 प्रोडक्ट में टूट गया। ऐसी H2O2 का देखो, ये भी 2 प्रोडक्ट में टूटा है, H2O प्लस O2 में, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, डीकंपोजिशन हुआ। डीकंपोजिशन मतलब ही है कि एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में टूट जाए, ठीक है। अब ये देखो एक क्वेश्चन आता है कि वाई आर डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, आप ऐसे लिखो A प्लस बी गिव्स C, या ऐसे लिखो C गिव्स A प्लस बी। ऊपर वाली क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नीचे वाली क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। तो साफ पता चल रहा है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये सेम ही बन रहा है, यानी इसको रिवर्स मारो तो क्या बन गया, डीकंपोजिशन हो गया, ठीक है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा इसीलिए कहते हैं। समझ पा रहे हो। अब एक रिएक्शन बोली है लिखने के लिए तो आप ये वाली लिख दो, CaCO3 गिव CaO प्लस CO2, इसको उल्टा करोगे तो वही बन जाएगा, ठीक है ना। इसको उल्टा करके लिखोगे तो वो कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जहां हाइयर रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे, डिस्प्लेस मार दे। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जो कि शॉर्ट की फॉर्म में अपलोडेड है अपने चैनल पे, वो जाके देख लो। उसमें आपको 1 मिनट में मैंने सिखा दिया कैसे आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है। तो देखो वैसे मैं आपको बताऊं, फेरस कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, फेरस जो है मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करके FeSO4 प्लस Cu को अलग कर देगा। अब लेड और Cu में देखोगे तो यहाँ पर भी लेड आपका ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, कॉपर तो क्योंकि आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट में आता है, ये मॉडरेट है, तो ये भी क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा और PbCl2 और Cu को बाहर कर देगा। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एक तरीके से यही है कि जो हायर रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस मारता है, बस। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, आयन एक्सचेंज हो जाता है, आयन एक्सचेंज हो जाता है। देखो जैसे यहां पर लिखा है ना एक एग्जांपल, Na2SO4 प्लस BaCl2। अब होगा क्या, जो सोडियम है वो बेरियम को कर देगा डिस्प्लेस और बेरियम सोडियम को कर देगा, यानी यहां बन जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, लेकिन वो आपको करनी पड़ेगी खुद से, जैसे यहाँ 2 आएगा, क्यों, क्योंकि Na2 था Cl2 था, ठीक है। तो ये वाली चीज आप देख लेना, ठीक है ना। बस हो क्या रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट।
अब डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और टाइप होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जब आयन एक्सचेंज होके जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें से एक प्रेसिपिटेट बनता है तो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये भी टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। यहाँ पर देखो, जब हमने AgNO3 की रिएक्शन KCl से कराई तो वही के पॉजिटिव ने Ag पॉजिटिव को क्या किया? डिस्प्लेस किया। ये इसकी जगह आया, ये इसकी जगह आया, तो यहाँ बनेगा AgCl और KNO3। अब ये जो KNO3 है ये तो एक्वस फॉर्म में रहा, लेकिन AgCl हमारा क्या है? प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहा। यानी ये वाली चीज देखो, जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो ये जो नीचे पीला पीला रह गया ये क्या हो रह गया? हमारा AgCl प्रेसिपिटेट, और ऊपर जो आ गया KNO3 एक्वस आ गया। तो जब हमारा प्रेसिपिटेट बन जाए किसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो जल्दी से, अब ये एक क्वेश्चन है, इसको देखो। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ ईच केस। पहले तो देखो इसको बैलेंस करना है, सिंपल सी बात है। BaI2 लिखा है, यहाँ Br2 लिखा है, तो यहाँ पर 2 Br है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कितना हो गया? 2K Br। अब यहाँ पे ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2K हो गया। अब ये देखो, यहाँ पर 2 आयोडीन एटम, यहाँ पर 2 आयोडीन एटम, यहाँ पर एक बेरियम एटम, एक बेरियम, यहाँ 2 Br, यहाँ 2 Br, 2K, ये बैलेंस हो गई। बैलेंस तो मैंने कर दी। अब ये बैलेंस करने के बाद ये भी पूछ रहा है कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो देखो यहाँ से के ने क्या किया? आई के पास आके लग गया, और बी ने क्या किया? Br के पास आके लग गया, यानी इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये एक टाइप से मेरी क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखो, ये देखो, इसको तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो बैलेंस है अपने आप ही। लेकिन ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? देखो, एक सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में टूट रहा है, मतलब क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। और यहां पर देखो H2 प्लस Cl2 क्या बना रहा है? HCl। इसको बैलेंस करो पहले, यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम, यहाँ 2 क्लोरीन, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा। सिंपल। अब ये कौन सा रिएक्शन हुआ? जब 2 कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाए, कॉम्बिनेशन। क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट देखो, Mg प्लस HCl। देखो मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसने क्या किया? इसको डिस्प्लेस किया, MgCl2 बना लिया, और यहाँ हाइड्रोजन आ गया। इसको बैलेंस करने के लिए बस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया MgCl2 प्लस H2। हाँ, अब ये कौन सी रिएक्शन हुई? जब इसने Mg ने HCl को डिस्प्लेस किया, तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें एक हाइयर रिएक्टिविटी एलिमेंट क्या करता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस मारता है। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी एक पार्ट है, जल्दी से समझते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन सिंपली मैं बताऊं, जिसमें हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक, और जिसमें हीट एवॉल्व होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे यहाँ पर देखो, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज का जैसी ऑक्सीडेशन हुआ, क्या क्या प्रोडक्ट मिले? CO2 और H2O, और एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज हुई, इसका मतलब क्या है? एनर्जी रिलीज हुई या हीट रिलीज हुई, इसका मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एंडोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी मिलती है, एनर्जी गेन होती है। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट गिव्स CaO प्लस CO2, ये क्या हो जाएगी? हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीट देनी पड़ रही है, और यहाँ पर हीट का साइन भी अगर ऐसे दिया हो ना, तो इसका मतलब समझ जाओ, कहीं भी ऐसे दिया हो तो इसका मतलब हीट दी गई है, तो वो एंडोथर्मिक है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव CaOH का होल ट्वाइस, प्लस हीट मिली। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा है, लेकिन क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है? नहीं। ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। क्यों? क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, और जहां भी हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक है, और जहां हीट मिलती है या देनी पड़ती है वो एंडोथर्मिक। ठीक है, तो आपको यहाँ प्रोडक्ट साइड में जहां भी हीट दिख जाए वो एक्सोथर्मिक, और जब भी आपको रिएक्टेंट साइड में हीट मिलेगी वो एंडोथर्मिक। ठीक है, ऐसे समझ लो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। रिडॉक्स को ऐसे देखो, रिड प्लस ओक्स। तो देखो, रिड मतलब हो गया रिडक्शन, और ऑक्स मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। तो जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्या? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जल्दी से बताओ। अब देखो, रिडॉक्स रिएक्शन एक टाइप की केमिकल रिएक्शन ही है, सबको पता है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है? देखो सिंपल, ऑक्सीडेशन होता है, अरे रुको मैं उससे ही दिखा देता हूँ ना आपको, स्लाइड से। देखो, ऑक्सीडेशन होता है जिसमें हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 चीज याद कर लो। ये 3 चीज जिसको पता है उसको ऑक्सीडेशन समझ आ गया। ऑक्सीडेशन का गेन हो मतलब, जैसे यहां पर है Mg प्लस O2 क्या हो जाएगा? 2MgO। तो यहां पर देखो, मैग्नीशियम ने क्या किया? ऑक्सीजन को अपने साथ ले लिया,
तो यानी मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को गेन किया, एडिशन किया, तो यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ यानी कि ऑक्सीडेशन। अब देखो इस केस में देखो 2s प्लस O2 क्या बन जाएगा, 2s प्लस 2s2O। अब इस केस में भी अगर आप देखोगे तो सल्फर ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन किसके साथ गया, S2 के साथ गया। लेकिन हमें ध्यान किस पे देना था, H2S में से हाइड्रोजन चला गया और सल्फर अपनी फॉर्म में आ गया, तो यानी कि हाइड्रोजन क्या हुआ, लॉस हुआ, रिमूवल हुआ हाइड्रोजन का, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। ऐसे ही रिडक्शन क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा कर दो, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। देखो यहाँ पर इसमें अगर मैंने H2 ऐड किया, क्या बना, C2H6, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन। यहाँ पर देखो 2HgO, इसको हीट दी, क्या बना, 2Hg प्लस O2। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन बाहर निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया यानी रिडक्शन। अब रिडक्शन की एक और चीज देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बना, कॉपर, तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसको पूरा डिटेल लेक्चर चाहिए वो एक बार अपने वीडियो में जाके देख लेगा, 2 घंटे में पूरा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन मैंने करवा दिया है, वन शॉट रिवीजन, वो देख लेना, उसमें आपको सब मिलेगा। अब एक छोटी सी चीज आती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन होते हैं, जो खुद क्या हो, रिड्यूस हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दें। रिड्यूसिंग एजेंट इसका उल्टा, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो, ठीक है ना। अब ये पढ़ लो, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन और इट इज द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर, ये होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर, बस इतना याद रखो, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन दिया, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट रिडक्शन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मैं वैसे भी बता ही चुका था। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो आपका तीसरे चैप्टर में भी आएगा, पहले चैप्टर में भी आएगा, कोरोजन। अब कोरोजन क्या है, अब कभी कभी आपने देखा होगा ना, अलमारी के ऊपर जंग आ गया है, लोहे की अलमारी के ऊपर, लोहे की छड़ी के ऊपर जंग आ गया है, या फिर कॉपर के ऊपर, कॉपर के बर्तनों पे जंग आता है, या आपके पास चांदी की चम्मच होगी ना, उस पे भी टर्निशिंग आ जाती है, ब्लैक ब्लैक परत आ जाती है उस पे। अब ऐसा होता क्यों है, क्रोजन, इसका सीधा सीधा रीजन है क्रोजन। क्रोजन क्या है, एक स्लो डिग्रेडेशन प्रोसेस है जो मेटल की सरफेस को खराब करता है, सिंपल, ठीक है ना। अब ये तीन चीजों पे आता है, किस किस पे, एक तो आएगा आपका आयरन पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। और एक होता है आपका टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, क्या होता है, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। और एक होता है ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। ये तीनों आपको याद करने हैं, ठीक है। कॉपर पे कौन सा कलर आता है, आयरन पे तो रेडिश ब्राउन आता है, ठीक है, सिल्वर पे ब्लैक आता है, और कॉपर पे आपको पता है कौन सा आता है, ग्रीन कलर में चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्रोजन। इसकी रिएक्शंस होती है कई सारी, वो आप पढ़ लेना, अगर आपने पूरी वीडियो देखनी है ना मेरी 2 घंटे वाली, उसमें आपको सब मिलेगा। अब एक क्वेश्चन है, व्हाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। मतलब कॉपर सल्फेट है, ठीक है, ब्लू कलर का होता ही है, आपको पता है कॉपर सल्फेट, कभी भी देख लेना लैब में जाके, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। अब इसमें मैंने एक आयरन की नील डाली, क्या डाल दी, आयरन नील, ठीक है ना। अब मैंने जैसे इसमें आयरन नील डाली तो होगा क्या, छोटी सी, थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व करोगे इसका कलर ही चेंज हो जाएगा, थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व करोगे इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर का। कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का। अब ऐसा क्यों होता है कि इसका कलर चेंज हो जाता है, कोरोजन की वजह से, क्योंकि कॉपर के ऊपर जो कोरोजन आता है वो ग्रीन कलर का होता है, तो ये चेंज होता है ग्रीन में, ठीक है। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, क्यों करते हैं, कोरोजन से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन मैंने अच्छे से करवा रखा है आपको, ठीक है, थर्ड चैप्टर में भी आप पढ़ोगे ना कोरोजन, वहां प्रिवेंशन की टेक्निक्स भी बता रखी है। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट आता है आपका रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या है, बहुत ही आसान सी टॉपिक है। देखो रेंसिडिटी का मतलब होता है, जो आप फूड प्रैक्टिस खाते हो ना, जो भी आपके फूड मटेरियल्स है, उसमें क्या है कि जब वो एयर से मतलब संपर्क में आते हैं, एयर के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत लंबे समय तक जैसे ही वो एयर के एक्सपोज में रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जिसकी वजह से जो उसका फैट और ऑयल है फूड मटेरियल्स का, वो खराब होने लगता है, तो हमारा जो खाना है वो खराब हो जाता है। तो रेंसिडिटी यही है,
मतलब कि आपने कई बार देखा होगा ना, कोई भी पैकेट बंद फूड है उसको क्यों पैकेट बंद सील बंद रखते हैं, ताकि वो एयर के संपर्क में ना आ जाए, क्योंकि फिर वो खराब हो जाएगा, फुई लग जाएगी, एक तरीके से बोल सकते हैं। अब इस प्रोसेस से बचने के लिए क्या किया जाए, तो एक तो है कि हम टाइट कंटेनर्स यूज करें, पैकेजिंग नाइट्रोजन से करें या रेफ्रिजरेटर में रख दें। कई बार देखा ना आपने, आटा गूंद के दिन का जो आटा है वो रात को भी इस्तेमाल करने के लिए क्या करते हैं मम्मियाँ, उसको रख देती है फ्रीजर में। फ्रीजर में इसलिए रखती है रेफ्रिजरेटर में कि उसका रेफ्रिजरेशन हो, वो एयर के कांटेक्ट में ना आ जाए। या फिर सबसे आसान, एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ये सबसे बेस्ट प्रिवेंशन है। अब इसको एक बार पढ़ो। द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल changes when they are left exposed to air for long time. This is called rancidity. It is caused due to oxidation of fat and oil present in food materials. अब प्रिवेंशन कौन कौन से ये पढ़ लो, ये मैंने बता ही दिए। यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स, पैकेजिंग विद नाइट्रोजन, रेफ्रिजरेशन, एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव्स। समझ आ गया? बस इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मैंने पूरा चैप्टर अपनी तरफ से आपको एक रैपिड रिवीजन देने की कोशिश की है। कैसी लगी आपको वीडियो ये जरूर बताना, और इसको लाइक शेयर और कमेंट तो जरूर करना, और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए जिसका मैं रैपिड रिवीजन लेकर आऊं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।